हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दी अनदर एपिसोड ऑफ केडी नेस। आज हम आपके साथ कुछ रीसेंट करंट अफेयर्स को, जो रीसेंट न्यूज है, उनको हम डिटेल में कवर करेंगे, जो कि आने वाले एग्जाम्स में आपके लिए बेनिफिशियल होंगी। और यहाँ पे मैं आपसे ये भी अपील करना चाहूंगा कि जो लोग भी इस वीडियो को देखते हैं, जितने भी स्टूडेंट्स एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रिपेयर कर रहे हैं और डायनेमिक कंटेंट को फॉलो करना चाहते हैं, तो उनसे मेरी सिंपल सी अपील है कि जब भी आप यहाँ पर डिस्कस किए जाने वाले न्यूज को फॉलो करें तो अपने साथ एक नोटबुक और पेन भी रखा करें, जिससे कि साथ ही साथ आप इंपॉर्टेंट पॉइंट्स या टेक ओवर पॉइंट्स जो एग्जाम के हम डिस्कस करते हैं उसको आप साथ ही साथ नोट करके रख लें। हम आपके लिए प्रॉपर मेहनत कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि जितनी भी न्यूज आती हैं वो सारी की सारी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेवेंट नहीं होती, तो वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपके लिए उन सारे न्यूज में से जो रिफाइंड कंटेंट है, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको हम लोग फिल्टर करके आप तक पहुंचाएं। और वो हम अलग अलग सेक्शंस के लिए ऐसा काम कर रहे हैं। तो सिंपल सी रिक्वेस्ट है कि जब भी आप इसको देखें तो आप एक नोटबुक और पेन के साथ ही साथ अपने पॉइंट्स को नोट डाउन भी करते चलें। इस एपिसोड में हमने आपके लास्ट एपिसोड में दिए गए कमेंट्स को देखा और उसमें जो भी हमें लगा रिफाइन करने की जरूरत थी, जो भी चीजों को अपग्रेड करने की जरूरत थी, वो हमने की है। चलिए तो आज शुरू करते हैं आज का एपिसोड केडी न्यूज। Starting with our first segment, that is national news. नेशनल न्यूज में आज हम पहली न्यूज जो ले रहे हैं वो है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट, दैट इज रेल वायर साथी। अब क्या है ये रेल वायर साथी? रेल वायर साथी एक वाईफाई कियोस्क है। कियोस्क का मतलब क्या होता है? बूथ। जैसे आपने पीसीओस देखे होंगे, फोन बूथ्स देखे होंगे, तो कियोस्क को हम लोग फोन बूथ की तरह से हम ले सकते हैं। तो रेल वायर साथी वाईफाई कियोस्क है जो कि रेलवे प्लान कर रही है भारत के 500 रेलवे स्टेशन पे एस्टैब्लिश करने के लिए। अब बात करते हैं इसके एम की ओर। तो इसको क्यों सेटअप कर रही है रेलवे? तो रेलवे के एम के अकॉर्डिंग यहां पे अगर मैं चलूं तो इसके मल्टीपल पर्पस है। रूरल एरियाज में लोगों को ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना, ई टिकटिंग करवाना, ऑनलाइन बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड कराना, मोबाइल एंड डीटीएच रिचार्ज सिस्टम अवेलेबल कराना, या ट्रेन या बस की टिकट्स को अवेलेबल कराना। तो अगर मैं इन सारे एम्स को लेके चलूं तो रेलवे ने साफ साफ कहा है कि रेल वायर साथी इन वाईफाई कियोस्क के माध्यम से हम इन सारे के सारे सर्विसेज को टारगेट करेंगे रूरल एरियाज में, जहां पे सिग्नल्स या नेटवर्क कनेक्टिविटी उतनी अच्छी नहीं होती। अगर मैं बात करूं यहां पे इसके दूसरे एम की ओर, तो रेल वायर साथी न केवल रूरल एरियाज में इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रोवाइड करेगा, बल्कि वहां के जितने भी अनएम्प्लॉयड यूथ हैं उनको एक एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कराने के लिए बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म होगा। कैसे? अनएम्प्लॉयड यूथ जितने भी होंगे रूरल एरियाज के, उनको इन रेल वायर साथी नामक वाईफाई कियोस्क में एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड की जाएगी, जिससे वो अनएम्प्लॉयड यूथ रूरल एरियाज के लोगों को ऑनलाइन बैंकिंग, ई कॉमर्स, डीटीएच एंड मोबाइल सर्विसेज या ट्रेन या बस रिजर्वेशन, ऐसी फैसिलिटीज को प्रोवाइड कराने में हेल्प करेंगे। तो आफ्टर ट्रेनिंग वहां के जितने भी अनएम्प्लॉयड यूथ होंगे उनको वाईफाई कियोस्क पे रखा जाएगा, जिससे कि वो रूरल एरियाज के लोगों तक इन ऑनलाइन बैंकिंग एक्टिविटीज या जितने भी ऑनलाइन एक्टिविटीज हैं उनको लोगों तक पहुंचा दें। अब अगर मैं बात करूं कि इस स्कीम को कौन इंप्लीमेंट करेगा, तो रेलवे का टेलीकॉम विंग, दैट इज रेल टेल इस स्कीम को ऑल ओवर इंडिया के जितने भी 500 स्टेशन हैं जहां पर रेल वायर साथी स्कीम लॉन्च होगी, वहां पर इस स्कीम को प्रॉपरली एग्जीक्यूट करेगा। और जितने भी अनएम्प्लॉयड यूथ हैं जिनको रेल वायर साथी के तौर पर काम करने में इंटरेस्ट है, वो रेल टेल के थ्रू प्रॉपरली ट्रेन हो जाएंगे। और आफ्टर हैविंग द प्रॉपर ट्रेनिंग या प्रॉपरली ट्रेन होने के बाद ये रूरल एरियाज के जितने भी लोगों तक ये पूरी की पूरी ऑनलाइन कनेक्टिविटी या ऑनलाइन फैसिलिटीज को प्रोवाइड कराएंगे। अगर मैं बात करूं कि रेलवे ने इस स्कीम से मिलती जुलती पहले एक और स्कीम लॉन्च की थी, स्कीम ने वो फैसिलिटी लॉन्च की थी कि रेलवे देश भर के 400 स्टेशन पे फ्री वाईफाई सर्विसेज प्रोवाइड कराना चाहती थी। लेकिन उस फैसिलिटी को इस स्कीम के साथ कभी भी आप कंफ्यूज मत करना भाई, बिकॉज ये डिफरेंट स्कीम है। यहाँ पे जो गवर्नमेंट का एम है ना केवल लोगों को वाईफाई कियोस्क के माध्यम से ऑनलाइन सर्विसेज अवेलेबल कराना, बट साथ ही साथ अनएम्प्लॉयड यूथ को एम्प्लॉयमेंट के लिए एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराना भी होगा।
तो आइए बात करते हैं एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इस न्यूज से टेक ओवर पॉइंट्स की। पहला टेक ओवर पॉइंट, स्कीम का नाम रेल वायर साथी स्कीम का नाम है। ये रेल वायर साथी उन अनएम्प्लॉयड यूथ को कहा जाएगा जो कि गवर्नमेंट के प्लेटफॉर्म के थ्रू रूरल एरियाज में ऑनलाइन सर्विसेज को लोगों तक पहुंचाने में मदद करेंगे। स्कीम का नाम रेल वायर साथी, लेकिन जो अनएम्प्लॉयड यूथ होंगे, जो कि जिनको एम्प्लॉयमेंट मिलेगी, उनको भी हम रेल वायर साथी ही नाम देंगे। एम क्या है कि रूरल एरियाज में या जिन एरियाज में कनेक्टिविटी प्रॉपर नहीं है, उन एरियाज में ऑनलाइन सर्विसेज को पहुंचाने के लिए ये स्कीम लॉन्च की गई है। कितने स्टेशन पे लॉन्च हुई है? तो देश भर के 500 स्टेशन पे इनको लॉन्च किया गया है। रेलवे का टेलीकॉम विंग, दैट इज रेल टेल, इन सर्विसेज को लोगों तक पहुंचाने में हेल्प करेगा या इनिशिएट करेगा, और साथ ही साथ रेल टेल ही उन अनएम्प्लॉयड यूथ को ट्रेनिंग प्रोवाइड कराएगा, जिससे कि आफ्टर ट्रेनिंग वो ऑनलाइन सर्विसेज को लोगों तक पहुंचा सकें। इस हफ्ते काफी प्रचलित हुई 2 किताबें, और इन 2 किताबों की अगर हम बात करें तो ये दोनों किताबें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा लिए गए इनिशिएटिव्स व उनके गवर्नेंस के ऊपर लिखी गई हैं। इन दोनों किताबों को रिलीज किया लोकसभा की स्पीकर सौमित्र महाजन जी ने। पहली किताब का नाम है मन की बात, अ सोशल रेवोल्यूशन ऑन रेडियो। नाम से ही क्लियर है। अगर इस किताब की बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा 3 अक्टूबर 2014 से एक शो रेडियो पर स्टार्ट किया गया था जिसका नाम था मन की बात। प्रधानमंत्री मन की बात से आम जनता से इंटरेक्ट किया करते थे और इससे काफी अच्छे चेंजेस देखने को मिले हैं हमारे भारत में। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें तो ड्रग फ्री इंडिया, भारत के अंदर स्वच्छता से रिलेटेड प्रोग्राम्स, और इसके साथ साथ रोड सेफ्टी और बहुत से ऐसे इनिशिएटिव्स। पर सवाल ये निकल के आता है कि क्या इस बुक्स में भी प्रधानमंत्री की मन की बात से रिलेटेड कुछ है? तो यस, प्रधानमंत्री की मन की बात का जो रेडियो चैनल में जितनी भी कहीं ना कहीं मन की बात हुई, उन सबका एक संग्रह हमें देखने को मिलेगा इस किताब में। हमारी दूसरी किताब जो इस बार रिलीज करी गई, सेकंड किताब, वो भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पे है, लेकिन किताब का नाम हमारे पास अलग है एकदम। और ये अगर हम देखें तो इस किताब का नाम है मार्चिंग विद अ बिलियन। यहां मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, मार्चिंग विद अ बिलियन। लेकिन इस किताब के अगर पूरे नाम को हम देखें तो पूरा नाम है मार्चिंग विद अ बिलियन, एनालाइजिंग नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट एट मिड टर्म। जैसे कि अगर हम बात करें अर्ली टर्म अगर हम देखें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का अच्छा खासा निकला है, और इस मिड टर्म की अगर हम बात करें तो मिड टर्म और अर्ली टर्म के बारे में इसमें, यानी उनकी गवर्नेंस के बारे में इस पे डिस्कस किया गया। न्यूज से टेक ओवर पॉइंट्स में हमारे पास निकल के आता है सबसे पहली चीज, प्रधानमंत्री की मन की बात पे लिखी गई पहली किताब, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की मन की बात पे लिखी गई पहली किताब का नाम है मन की बात, अ सोशल रेवोल्यूशन ऑन रेडियो। ये किताब लिखी गई है राजेश जैन द्वारा। मैं रिपीट कर रहा हूं, राजेश जैन द्वारा। हालांकि दूसरी किताब का नाम क्या है? तो दूसरी किताब की तरफ और बढ़ते हुए चलते हैं। दूसरी किताब का नाम है मार्चिंग विद अ बिलियन, एनालाइजिंग नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट एड मिड टर्म। ये किताब किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये किताब लिखी गई है एक फेमस जर्नलिस्ट द्वारा जिनका नाम है मिस्टर उदय माहुरकर। आइए बढ़ते हैं हम हमारे नेशनल सेगमेंट की अगली न्यूज की ओर। नेक्स्ट न्यूज जो निकल के आ रही है वो है प्राइम मिनिस्टर के द्वारा 11 अप्रैल को नई दिल्ली में लॉन्च किया गया एक बुक। उस बुक का नाम है मातोश्री। बुक की राइटर लोकसभा की स्पीकर सुमित्रा महाजन जी हैं, और ये बुक होलकर एम्पायर की क्वीन जो कि देवी अहिल्याबाई होलकर थी, उनकी जीवनी पर आधारित है। अब अगर मैं बात करूं देवी अहिल्याबाई होलकर की, तो देवी अहिल्याबाई होलकर ने होलकर साम्राज्य पे 1767 से लेकर 1795 तक राज किया था। होलकर साम्राज्य मालवा एरिया में फैला हुआ था, मालवा रीजन की अगर मैं बात करूं तो मध्य प्रदेश या नॉर्दर्न पार्ट ऑफ महाराष्ट्र, इसको आप मान सकते हैं, और इसकी राजधानी इंदौर मानी जाती थी। देवी अहिल्याबाई होलकर का जो पीरियड था, शासनकाल था 1767 टू 1795, वो इसलिए फेमस था क्योंकि इनके पीरियड में गुड गवर्नेंस को लेके बातें चलती थी। लोग काफी समृद्ध हालत में थे, खुशहाल थे, और इनके पीरियड को एक वन ऑफ द बेस्ट पीरियड ऑफ इंडियन हिस्ट्री माना जाता है। तो देवी अहिल्याबाई होलकर की जीवनी पर लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन ने
एक किताब लिखी है जिस किताब का नाम है मातोश्री। तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूं तो टेक ओवर पॉइंट्स क्या है? पहला पॉइंट, बुक का नाम दैट इज मातोश्री। सेकेंड पॉइंट इज हु इज द राइटर? राइटर इज लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन। और इन्हीं की वजह से ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी हो सकता है, किस की जीवनी पर या किस चीज पर आधारित है ये किताब? तो मालवा रीजन में फैले हुए होलकर साम्राज्य की रानी देवी अहिल्याबाई होलकर, जिन्होंने 1767 से 1795 तक राज किया था, और इनका पीरियड एक सुशासन का पीरियड माना जाता है, और इसीलिए उनकी जीवनी पे उन्होंने एक किताब लिखी है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट नेशनल न्यूज की तरफ, और अगली नेशनल न्यूज हम लोग लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा 26 मई को इनॉग्रेट किया गया भारत का सबसे लंबा ब्रिज, अप्रोक्सीमेट 9.15 किलोमीटर लंबा ये ब्रिज आसाम और अरुणाचल प्रदेश को जोड़ेगा। ये ब्रिज अगर हम जगहों की बात करें तो दो जगहें जिनको ये जोड़ रहा है, तो ये दो गांव या दो डिस्ट्रिक्ट्स के नाम है ढोला व साडिया। ये ढोला व साडिया दोनों आसाम में है। अगर हम बात करें इस ब्रिज की, काफी सुर्खियों में क्यों निकल के आया? क्योंकि इस ब्रिज से हमारी डिफेंस को भी और हमारे व्यापार को भी फायदा मिलने वाला है। पहले जानते हैं कि इस ब्रिज को इनॉग्रेट करने के बाद हमारे प्रधानमंत्री ने इस ब्रिज का नाम क्या रखा। तो हमारे प्रधानमंत्री द्वारा इस ब्रिज का नाम रखा गया है भूपेन हजारिका सेतु। ध्यान रखिएगा, भूपेन हजारिका सेतु। अब सवाल ये निकल के आता है कि ये भूपेन हजारिका कौन है? तो भूपेन हजारिका की अगर हम बात करें तो ये बहुत ही चर्चित प्लेबैक सिंगर, लिरिसिस्ट, म्यूजिशियन और इसके साथ साथ पोएट और फिल्म मेकर भी हैं आसाम के। अगर हम देखें तो हमें यह भी पता होना चाहिए कि ये ब्रिज किस नदी के ऊपर है। तो दो नदियां हैं, लोहित रिवर और ब्रह्मपुत्र रिवर। मेजर ध्यान रखिएगा, मेजर रिवर इज ब्रह्मपुत्र रिवर, जिसके ऊपर ये ब्रिज है। मैं अगेन रिपीट कर रहा हूं कुछ इंपॉर्टेंट टेक ओवर पॉइंट जो हमारे पास निकलते हैं यहां से। नेम ऑफ द ब्रिज जो प्रधानमंत्री द्वारा रखा गया है दैट इज भूपेन हजारिका, जो कि आसाम के एक बहुत ही चर्चित प्लेबैक सिंगर, म्यूजिशियन और फिल्म मेकर है। Whereas सेकेंड, इस ब्रिज की लंबाई कितनी है? तो इस ब्रिज की लंबाई है 9.15 किलोमीटर। थर्ड इंपॉर्टेंट चीज, ये ब्रिज किन दो स्टेट्स को जोड़ेगा? तो आसाम और अरुणाचल प्रदेश को जोड़ेगा। इस ब्रिज के एक साइड अगर हम देखें तो ढोला नाम का गांव है, और दूसरी साइड अगर हम देखें तो साडिया नाम का गांव है, और इसलिए इसको ढोला साडिया ब्रिज भी अगर हम देखें तो काफी हद तक बोला गया है। अगर हम देखें तो हमें एक पॉइंट और इससे इंपॉर्टेंट निकल के आता है, वो पॉइंट ये निकल के आता है, ये ब्रिज किस लिए हमारे लिए बेनिफिशियल है? तो डिफेंस पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए बेनिफिशियल है, और इसके साथ साथ अगर हम देखें तो ट्रेड पॉइंट ऑफ व्यू से भी बेनिफिशियल है, क्योंकि पहले इतनी बड़ी डिस्टेंस को कवर करने के लिए 6 घंटे तक का समय लगता था, लेकिन इस ब्रिज के बनने की वजह से मात्र 1 घंटे का समय लगेगा, यानी 5 घंटे की बचत होगी। बढ़ते हैं अगली न्यूज की तरफ, और अगली न्यूज अगर हम देखें तो नेक्स्ट न्यूज हमारे पास आती है एक बहुत ही तेजी से फैलने वाली बीमारी। इस बीमारी की अगर हम बात करें तो इस बीमारी का नाम है जापानीज एनसीफेलाइटिस। जापानीज एनसीफेलाइटिस मच्छरों के काटने से फैलती है, और इसके सिम्टम्स की अगर हम बात करें तो इसके सिम्टम्स हैं फीवर एंड हाई स्वेलिंग इन ब्रेन, यानी ब्रेन में हाई स्वेलिंग हो जाती है इसकी वजह से। फिलहाल इंडिया में अगर हम देखें तो इसके कई पेशेंट देखे गए हैं, और इसलिए इसके खिलाफ इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम या एक ड्राइव को इनिशिएट किया यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ जी ने। अगर इस ड्राइव की बात करें तो ये ड्राइव यूपी में 38 जिलों में रन करेगी। यहां मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, यूपी के 38 डिस्ट्रिक्ट्स में ये ड्राइव रन करेगी, और इस ड्राइव को इनिशिएट किया गया है यूपी के कुशीनगर एरिया से। सवाल ये निकल के आता है एक और कि ये ड्राइव कब तक चलेगी? तो ये ड्राइव चलेगी 11 जून 2017 तक। हमारे सीएम यानी यूपी के सीएम ने आम नागरिक के साथ साथ एमपी और ग्राम के प्रधान से भी रिक्वेस्ट करी कि वो इस ड्राइव में क्या करें, सपोर्ट करें। लेट्स टेक दी टेक ओवर पॉइंट्स, और टेक ओवर पॉइंट्स में हमारे पास निकल के आता है सबसे पहले कि बीमारी का नाम क्या है। तो बीमारी का नाम है जापानीज एनसीफेलाइटिस, जो कि मच्छरों के काटने से होती है।
इसके अगेंस्ट में ड्राइव किसने स्टार्ट करी गई? तो यूपी स्टेट में स्टार्ट करी गई। कहां से स्टार्ट करी गई? कुशीनगर से। किसने स्टार्ट करी? तो यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ जी ने। कितने जिलों में ये चलेगी? तो 38 जिलों में। Coming on to our next segment, that is international news. अगर मैं इस सेगमेंट की बात करूं तो हमारी पहली न्यूज जो कि निकल के आ रही है वो है अर्थ आवर की। अर्थ आवर एक ग्लोबल इवेंट है जिसको हर साल मार्च के आखिरी सैटरडे को मनाया जाता है और इस साल ये मनाया गया 25 मार्च को इंडियन लोकल टाइम के अकॉर्डिंग अगर बात की जाए तो 8:30 बजे रात से लेकर 9:30 बजे रात तक। अगर मैं इस साल के अर्थ आवर की बात करूं तो ये अपने आप में 11th एडिशन था। इसका पहला एडिशन था ऑस्ट्रेलिया के सिडनी शहर में 2007 में एक छोटे से इवेंट के तौर पर शुरू किया गया था जिसको ग्लोबल लेवल पे काफी सराहा गया और आज की डेट में ये हर साल सेलिब्रेट किया जाता है मार्च महीने के आखिरी सैटरडे को 8:30 बजे से 9:30 बजे इंडियन लोकल टाइम के अकॉर्डिंग। अर्थ आवर क्यों मनाया जाता है? व्हाट इज द एम? तो अगर मैं एम की बात करूं तो ये लोगों को ग्लोबली अवेयर करने के लिए कि हम अपने पावर को बचा सके फॉर 1 आवर। तो जितने भी नॉन एसेंशियल लाइट्स हैं उनको स्विच ऑफ कर दिया जाता है 1 घंटे के लिए ग्लोबल लेवल पर, जिससे कि काफी ज्यादा एनर्जी सेव हो सकती है और उस एनर्जी को हम फ्यूचर के अच्छे कामों में या प्रॉपर इवेंट्स में यूज कर सकते हैं। अगर मैं अर्थ आवर की बात करूं तो अर्थ आवर एक मैसेज के साथ आता है जिससे कि लोगों को इन्वायरमेंटल इश्यूज और कंसर्न की ओर आकर्षित किया जा सकता है और लोगों में यह अवेयरनेस पैदा की जा सकती है ग्राउंड लेवल पे, जिससे कि वो खुद से अवेयर होके जितने भी रिसोर्सेज अर्थ के रिसोर्सेज हैं उनको प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज करें, उनको वेस्ट ना करें। अब अर्थ आवर को मनाया जाता है वर्ल्ड वाइल्ड फंड के द्वारा, ग्लोबल इवेंट है और उसको सेलिब्रेट किया जाता है वर्ल्ड वाइल्ड फंड दैट इज WWF के द्वारा इन एसोसिएशन विद जितने भी गवर्नमेंट एजेंसीज हैं और नॉन गवर्नमेंट एजेंसीज हैं। तो वर्ल्ड वाइल्ड फंड गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट एजेंसीज को के बीच में कोऑर्डिनेशन पैदा करता है जिससे कि ग्लोबली हम इस इवेंट को सेलिब्रेट करते हैं। अगर मैं इस साल के अर्थ आवर की बात करूं तो इस साल दुनिया भर के 187 कंट्रीज एंड टेरिटरीज ने एक साथ मिलकर इस अर्थ आवर को सेलिब्रेट किया। और अगर मैं इंडिया की बात करूं और अपने कैपिटल सिटी की बात करूं तो 25 मार्च की रात 8:30 बजे से 9:30 बजे के बीच में राष्ट्रपति भवन, इंडिया गेट, लोटस टेम्पल, सफदरजंग टोम या जितने भी आइकॉनिक मॉन्यूमेंट्स हैं दिल्ली के, उन सभी मॉन्यूमेंट्स की लाइट्स को 1 घंटे के लिए ऑफ किया गया और लोगों तक ये अपील की गई थी कि वो भी 8:30 बजे से 9:30 बजे तक इस टाइम के बीच में अपने घरों की सारी लाइट्स को स्विच ऑफ कर दें जिससे एक प्रॉपर ब्लैकआउट क्रिएट किया जा सके और लोगों में ये अवेयरनेस पैदा की जा सके। तो अब मैं बात करता हूं न्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जाम के टेक ओवर पॉइंट्स की। तो पहला पॉइंट क्या है कि अर्थ आवर ये है क्या एक एनवायरमेंटल कंसर्न्स और इशू की और लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए ग्लोबल इवेंट है जिसको ऑर्गेनाइज किया जाता है WWF के द्वारा। कब मनाया जाता है? तो ये हर साल मार्च महीने के आखिरी सैटरडे को और इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से लोकल टाइम 8:30 बजे से 9:30 बजे के बीच में मनाया जाता है। इस साल कितनी कंट्रीज ने सेलिब्रेट किया? मे बी तो 187 कंट्रीज एंड टेरिटरीज ने इसको सेलिब्रेट किया। फर्स्ट अर्थ आवर कब मनाया गया था? तो वो 2007 में मनाया गया था। कहां मनाया गया था? तो ऑस्ट्रेलिया के एक सिडनी शहर में मनाया गया था। बढ़ते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल न्यूज की तरफ और इस वीक सबसे इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल न्यूज में निकल के आया वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा दी गई दुनिया की सबसे ज्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी वाली सिटीज की एक लिस्ट। अब सवाल ये निकल के आता है कि ये सिटीज की लिस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी के अकॉर्डिंगली है, यानी नंबर ऑफ पॉपुलेशन के हिसाब से नहीं है, पॉपुलेशन डेंसिटी। मैं आपको बता दूं वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 1971 में बना हुआ ऑर्गेनाइजेशन है जिसका हेडक्वार्टर है जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। अब सवाल निकल के आता है कि इसने जो लिस्ट दी है मोस्ट पॉपुलेशन, यानी अगर हम बात करें पॉपुलेशन डेंसिटी के हिसाब से जो रैंक की गई है, इस रैंकिंग में नंबर 1 पे कौन सी कंट्री है या कौन सी सिटी है? तो कंट्री या सिटी की अगर हम बात करें तो इसमें सिटी की रैंकिंग है तो हम सिटी को लेंगे प्रायोरिटी पे। सिटी में निकल के आती है दुनिया की सबसे ज्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी वाली सिटी ढाका, यानी नंबर 1 पे है ढाका जो कि बांग्लादेश की कैपिटल है। ढाका की अगर हम बात करें तो ढाका में हमें पता होना चाहिए
44,500 पीपल पर स्क्वायर किलोमीटर में हमें देखने को मिलेंगे, यानी सबसे ज्यादा आबादी एक छोटे से इलाके में रहती है। वही अगर हम देखें तो सेकंड नंबर पे निकल के आता है भारत का एक शहर, भारत के यानी इकोनॉमिक कैपिटल जिसे हम बोलते हैं मुंबई। मुंबई में अगर हम देखें तो 31,700 पीपल पर स्क्वायर किलोमीटर में रहते हैं। इसके बाद अगला यानी थर्ड अगर हम देखें तो थर्ड हमारे पास निकल के आता है दैट इज मेडेलिन, जो कि कोलंबिया की कैपिटल है, जिसको हम स्प्रिंग यानी इटर्नल स्प्रिंग के नाम से भी जानते हैं। बहुत ही सुंदर स्प्रिंग के मामले में, स्प्रिंग मॉनसून में बहुत ही सुंदर ये हमें सिटी देखने को मिलती है। लेकिन इस सिटी में भी अगर हम पॉपुलेशन डेंसिटी को देखें तो पॉपुलेशन डेंसिटी इज 19,700 पीपल पर स्क्वायर किलोमीटर। मैं फिर से रिपीट करूंगा इस पूरी न्यूज का टेक ओवर पॉइंट, दुनिया की सबसे अधिक पॉपुलेशन डेंसिटी जिन 3 सिटीज में है उनके नाम में नंबर 1 पे है ढाका इन बांग्लादेश, नंबर 2 पे है मुंबई इन इंडिया और नंबर 3 पे है मेडेलिन इन कोलंबिया। अगर इंटरनेशनल सेगमेंट की अगली न्यूज की बात करें तो एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज निकल के आ रही है, वो है वर्ल्ड बैंक और उत्तराखंड राज्य सरकार के बीच साइन हुआ एक $100 मिलियन का डील, और ये डील साइन किया गया हेल्थ केयर डिपार्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। वर्ल्ड बैंक ने उत्तराखंड स्टेट गवर्नमेंट को $100 मिलियन का एक लोन दिया है, जिसका ड्यूरेशन 25 इयर्स का है। विद इन 25 इयर्स उत्तराखंड गवर्नमेंट को ये लोन वापस करना पड़ेगा विद अ ग्रेस पीरियड ऑफ 5 इयर्स। तो ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट न्यूज इसलिए हो सकती है क्योंकि जनरली जितने भी इंटरनेशनल बैंक्स होते हैं वो कंट्रीज को लोन देते हैं, ना कि स्टेट गवर्नमेंट को। और अगर किसी स्टेट गवर्नमेंट को इन इंटरनेशनल बैंक के थ्रू लोन दिया जाता है तो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं इसके एम की कि ये डील साइन क्यों की गई। तो उत्तराखंड राज्य में जितनी भी हेल्थ केयर सर्विसेज हैं उनकी हालत काफी खराब है, और ये डील उत्तराखंड राज्य के जितने भी लोगों तक पहुंचाए जाने वाली हेल्थ केयर फैसिलिटीज हैं उनकी क्वालिटी को इंप्रूव करेगी, और लोगों को इन हेल्थ केयर सर्विसेज के थ्रू होने वाले जितने भी फाइनेंशियल रिस्क है उन रिस्क से बचाएगी। इस डील के थ्रू उत्तराखंड स्टेट गवर्नमेंट प्राइवेट सेक्टर की जितनी भी कंपनीज हैं उन कंपनीज को भी हेल्थ केयर और उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को इन्वॉल्व कराने में, इंगेज कराने में सक्षम होगी, कि जितनी भी प्राइवेट सेक्टर कंपनीज हैं वो गवर्नमेंट के इस इनिशिएटिव के थ्रू हेल्थ केयर इंडस्ट्री या सेक्टर में भी अट्रैक्टेड फील करेंगी, और वहां पे बहुत अधिक से अधिक इन्वेस्टमेंट को हम अट्रैक्ट कर सकते हैं, जिससे कि हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर और फैसिलिटीज उस स्टेट में काफी अच्छी हो सकती हैं। अब बात करते हैं कि रीजन क्या है, कि वहां की हेल्थ केयर फैसिलिटीज के बुरे होने का रीजन क्या है। तो 2 रीजन है। पहला रीजन ये है कि उत्तराखंड की जो ज्योग्राफिकल कंडीशन है वहां तक हेल्थ केयर फैसिलिटीज और लोगों तक उन फैसिलिटीज को पहुंचाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। और दूसरी चीज कि उत्तराखंड स्टेट में हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर का जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम या खामी आप कह सकते हैं वो ये है कि नंबर ऑफ पीपल, जो लोग हैं, एम्प्लॉइज हैं, वो काफी कम है। तो काफी ज्यादा वैकेंसीज अवेलेबल है जिसको उत्तराखंड सरकार वहां पर फिल नहीं कर पा रही है। तो इन 2 कारणों की वजह से वहां की हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर में प्रॉब्लम और खामियां नजर आती हैं, और इन खामियों को पूरा करने के लिए उत्तराखंड स्टेट ने यूनियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ, वर्ल्ड बैंक के साथ ये डील साइन की है। अब आइए बात करते हैं इस न्यूज से एग्जाम के टेक ओवर पॉइंट्स की। पहला कि ये डील किसके बीच हुई है, तो ये उत्तराखंड स्टेट गवर्नमेंट और वर्ल्ड बैंक के बीच में हुई है थ्रू द चैनल ऑफ यूनियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इस डील का अमाउंट कितना है, तो $100 मिलियन, और ये डील हुई है हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर को उत्तराखंड के सभी 13 जिलों में सुधारने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं हम अपनी नई सेगमेंट की तरफ, जो है बिजनेस एंड इकोनॉमी। चलिए हम बढ़ते हैं अपनी पहली न्यूज की तरफ, जो है DIPP, डिपार्टमेंट फॉर इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन, आने वाले समय में, अब फ्यूचर में डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज को लाइसेंस ग्रांट करेगा। जैसे कि मैंने एक टर्म यूज की DIPP, इस डिपार्टमेंट के चेयरमैन है रमेश अभिषेक। ये डिपार्टमेंट बना था 1995 में, लेकिन लेटर ऑन इसमें डिपार्टमेंट फॉर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को मर्ज कर दिया गया 2000 में। यह डिपार्टमेंट आपकी मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंडर गवर्न किया जाता बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इस डिपार्टमेंट की जो न्यूज है वो ये है कि आज की डेट में, जैसे कि हम जानते हैं कि इंडिया में डिफेंस इंडस्ट्रीज में या डिफेंस सेक्टर के लिए जो FDI है वो 100% तक
100% तक अप्रूव कर दी गई है, जिस वजह से हम देख पा रहे हैं कि इंडिया में बहुत सारे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स सेटअप होने की कगार पर हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या थी, पहले ये लाइसेंस देने की परमिशन या पावर आपकी कंट्री के होम मिनिस्टर के पास, होम मिनिस्ट्री के पास थी, लेकिन अब फाइनलाइज कर दिया गया। अब आपकी डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज को, दैट इज आर्म्स एंड एम्यूनेशन एंड अदर डिफेंस इक्विपमेंट्स को बनाने के लिए जो नई नई इंडस्ट्री सेटअप होंगी, उसके लिए जो लाइसेंस दिया जाएगा वो लाइसेंस ग्रांट करेगा DIPP। इस न्यूज के टेक ओवर पॉइंट्स ले लेते हैं। सबसे पहले DIPP स्टैंड्स फॉर डिपार्टमेंट फॉर इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन। सेटअप हुई 1995 में। चेयरमैन इसके रमेश अभिषेक, अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, जिसके इंचार्ज है निर्मला सीतारमन। चलिए बढ़ते हैं हम अपनी अगली न्यूज की तरफ, जो आ रही है आपकी गवर्नमेंट ने हाल ही में स्टार्टअप्स की जो डेफिनेशन है उस डेफिनेशन को बदल दिया, उसमें कुछ चेंजेस किए हैं। उस डेफिनेशन में क्या चेंजेस आए हैं उनको पढ़ने से पहले हम जान लेते हैं कि स्टार्टअप इंडिया कैंपेन था क्या। स्टार्टअप इंडिया कैंपेन इंडिया में लाया गया था 2016, दैट इज जनवरी 2016, जिसकी शुरुआत की थी आपके कंट्री के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। इस स्टार्टअप कैंपेन का एक ही कारण था, एक ही प्रमोशन, एक ही रीजन था। वो क्या कि हम अपनी कंट्री में इंडस्ट्रीज को प्रमोट कर सके और नए नए बिजनेसेस को फ्लरिश करने का मौका दें। लेकिन उसमें सबसे पहला पॉइंट यह आता है कि कौन सी इंडस्ट्री को स्टार्टअप बोला जाएगा। जो इंडस्ट्री का हेडक्वार्टर इंडिया में हो, या जो भी एंटिटी का, कोई भी बिजनेस का हेडक्वार्टर इंडिया में हो। दूसरा, उसका टर्नओवर 1 साल का 25 करोड़ से कम हो। और तीसरा, उसकी जो सेटिंग अप टाइम है, उसका जो सेटिंग अप पीरियड है वो 5 साल से कम होना चाहिए। मतलब उसको सेटअप हुए अभी 5 साल पूरे ना हो, उससे कम हो, तो उसको हम क्या बोलते थे, स्टार्टअप कैंपेन में इंक्लूड करते थे। इसी के साथ साथ इन स्टार्टअप इंडस्ट्रीज को फायदा दिया जाता था कैपिटल गेन के ऊपर, और उसी के साथ साथ उनको रिबेट मिलती थी इनकम टैक्स के ऊपर। लेकिन हाल ही में जो चेंजेस आए हैं, जो डेफिनेशन में बदलाव आए हैं, वो बदलाव आए हैं इनके टाइम पीरियड के ऊपर। पहले इंडस्ट्री जो 5 साल पहले बनी थी या उससे कम पीरियड में बनी थी उसको इंक्लूड किया जाता था, लेकिन अब इस दायरे को बढ़ा दिया गया। जो इंडस्ट्री आज से 7 साल पहले, 5 की जगह आज से 7 साल पहले तक या उसके बाद अगर बनी है, तो उसको हम किसमें इंक्लूड कर रहे हैं, स्टार्टअप कैंपेन में या स्टार्टअप इंडस्ट्री में या स्टार्टअप एंटिटी में उसको इंक्लूड किया जा रहा है। स्टार्टअप कैंपेन से इंडिया को क्या फायदा हो रहा है? जैसे कि हम सब जानते हैं, इंडिया में इंडस्ट्रियल बूम देखने को मिल रहा है, और उसके साथ साथ इंडिया में नई नई एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो रही है, और लास्ट में इंडिया के लिए एक वेल्थ क्रिएट भी की जा रही है। बढ़ते हैं टेक ओवर पॉइंट्स की तरफ। सबसे पहला, स्टार्टअप कैंपेन कब आया? जनवरी 2016। शुरुआत की नरेंद्र मोदी जी ने। जो इंडस्ट्रीज, जो एंटिटीज इंक्लूड की जाती थी, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली, टर्नओवर लेस देन 25 करोड़, और एज उनकी कितनी थी, 5 साल से कम या 5 साल जितनी हो। लेकिन अब उसको बढ़ा के कितना कर दिया, 5 की जगह 7 कर दिया। लेकिन मैं बताना चाहूंगा, अगर आपकी बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री है तो आपके लिए जो गैप है, आपके लिए जो टाइम पीरियड है, वो बढ़ा के 10 ईयर्स कर दिया गया। नॉर्मल इंडस्ट्रीज के लिए 7 और बाकियों के लिए 10 ईयर्स। चलिए आगे बढ़ते हैं हम अपनी अगली न्यूज की तरफ, जो आ रही है आपकी फॉरेन इन्वेस्टमेंट से। हाल ही में इंडिया ने FIPB को एबॉलिश कर दिया। मेरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक ऑर्गेनाइजेशन, एक बोर्ड था FIPB, उसको एबॉलिश कर दिया। FIPB को पढ़ने से पहले, सुनने से पहले हम जान लेते हैं कि FIPB का काम क्या था। FIPB का मतलब है फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड। फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड करता क्या था? जैसे कि हम जानते हैं इंडिया में FDI 2 तरह की है, एक है ऑटोमेटिक रूट और दूसरी है नॉन ऑटोमेटिक रूट, जिसमें आपको इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपकी कंट्री की गवर्नमेंट से अप्रूवल लेना पड़ता था। जो ऑटोमेटिक रूट है उसमें तो इन्वेस्टमेंट आपकी FDI या आपकी फॉरेन कंट्रीज डायरेक्टली करती है, उसमें कोई इशू नहीं था। लेकिन अगर आपकी इन्वेस्टमेंट नॉन ऑटोमेटिक रूट की तरफ से है तो उसमें आपका पहला अप्रूवल किसके पास जाता था? FIPB के पास। लेकिन अब इस बोर्ड को एबॉलिश कर दिया, इसको खत्म कर दिया। हाल ही में इंडिया में यह देखा गया कि सिर्फ 11 सेक्टर्स ऐसे हैं जिन 11 सेक्टर्स में हम क्या कहते हैं, नॉन ऑटोमेटिक रूट है, जैसे कि आपका डिफेंस हो गया या ऐसे कुछ क्रूशियल सेक्टर्स। अब क्या होगा कि अगर आपकी इन्वेस्टमेंट, सुनना ध्यान से, अगर आपकी FDI इन 11 सेक्टर्स में 5000 करोड़ से कम है तो उस इन्वेस्टमेंट के लिए आपका जो अप्रूवल होगा वो कंसर्न मिनिस्ट्री देगी। जैसे कि डिफेंस में अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, डिफेंस मिनिस्ट्री, किसी और डिपार्टमेंट में करना चाहते हैं, किसी और सेक्टर में, तो उसकी कंसर्न मिनिस्ट्री उसको देखेगी, आपको अप्रूवल देगी। लेकिन अगर आपकी इन्वेस्टमेंट 5000 करोड़ से ज्यादा है तो आपकी अप्रूवल मिलेगी आपको
कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स। आई रिपीट, कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स, जिसके चेयरमैन है आपकी कंट्री के पीएम नरेंद्र मोदी। इस न्यूज के टेक ओवर पॉइंट्स ले लेते हैं। सबसे पहला, FIPB को एबॉलिश कर दिया गया, फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड को एबॉलिश कर दिया गया। दूसरा, अब अगर इंडिया में नॉन ऑटोमेटिक रूट के थ्रू इन्वेस्टमेंट होगी तो उस केस में, उस FDI के केस में आपको जो अप्रूवल मिलेगी वो आपकी कंसर्न मिनिस्ट्री देगी, लेकिन कितनी अमाउंट तक? 5,000 करोड़ तक। अगर आपकी इन्वेस्टमेंट 5,000 करोड़ से ज्यादा है तो अप्रूवल मिलेगी आपको कैबिनेट कमेटी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स से। चलिए आगे बढ़ते हैं हम अपनी अगली न्यूज की तरफ। जो न्यूज है, ब्रांड फाइनेंस ने इंडिया के मोस्ट वैल्यूएबल ब्रांड्स को लिस्ट किया है ऑन द बेसिस ऑफ देयर वैल्यू। वो जो लिस्ट दी गई है वो 100 टॉप ब्रांड्स की लिस्ट है, 100 टॉप वैल्यूड ब्रांड की लिस्ट है। इस लिस्ट को जानने से पहले हम देख लेते हैं कि ब्रांड फाइनेंस क्या चीज है। ब्रांड फाइनेंस एक इंटरनेशनल इंडिपेंडेंट बिजनेस ब्रांड वैल्यूएशन कंपनी है, एक कंसल्टेंसी है जो आपके वर्ल्ड के बड़े बड़े ब्रांड्स को वैल्यूएट करती है। इसका सेटअप हुआ था 1996 में। इसका हेडक्वार्टर लंदन यूके में है और इसके सीईओ हैं डेविड हेग। जान लेते हैं कि इसने हाल ही में क्या किया। इसने हाल ही में इंडिया के टॉप 100 ब्रांड्स की ऑन द बेसिस ऑफ देयर वैल्यू एक लिस्ट पब्लिश की है। उस लिस्ट को टॉप किसने किया? उस लिस्ट को टॉप किया आपके टाटा ग्रुप ने विद ब्रांड वैल्यू ऑफ $13.1 बिलियन। मैं आपको यहां बताना चाहूंगा, टाटा की जो ब्रांड वैल्यू है वो लास्ट ईयर से कुछ कम हो गई है। पिछले साल ये ब्रांड वैल्यू $13.4 बिलियन थी, इस बार ये कम होकर $13.1 बिलियन पे आ गई है, लेकिन फिर भी टाटा ने पहली पोजीशन अचीव कर ली है। अगर मैं आगे बात करूं, सेकंड पोजीशन वो मिली आपके टेलीकॉम हब दैट इज एयरटेल। थर्ड की अगर हम बात करें तो थर्ड पे आपका इंश्योरेंस कंपनी दैट इज LIC, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। फोर्थ पे अगर हम बात करें तो वो है आपकी इंडिया की IT कंपनी दैट इज इंफोसिस। और अगर हम फिफ्थ पे बात करें तो आप सबका हमारा बैंक SBI। तो 5 नाम रिपीट कर रहा हूं। सबसे पहले टाटा ग्रुप, सेकंड में आता है आपका एयरटेल, थर्ड में है आपका LIC, फोर्थ में है आपका इंफोसिस और फिफ्थ में है आपका SBI। इस लिस्ट में एक चीज और देखी गई है, वो क्या कि इंडिया की एक एयर कंपनी दैट इज इंडिगो एयरलाइंस। इंडिगो एयरलाइंस को जंप मिली है, सबसे ज्यादा जंप। उसकी ब्रांड वैल्यू जो कि लास्ट ईयर 95th पोजीशन पे थी वो आज 62nd पोजीशन पे आ चुकी है। और सबसे बड़ा जंप जो देखने को मिला वो किसमें मिला? इंडिगो एयरलाइंस में। और सबसे ज्यादा जो हम देख रहे हैं कि डेप्रिशिएट हुई है, जो वैल्यू कम हुई है, जो फॉल आउट हुई है, वो वैल्यू हुई है आपके मोबाइल फोन्स की कंपनी जो मैन्युफैक्चरिंग करती है स्मार्टफोन्स की, वो है माइक्रोमैक्स। इस न्यूज को कंक्लूड करते हुए इस लिस्ट में ITC को सबसे पावरफुल ब्रांड, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द वैल्यू, लेकिन अगर हम पावर की बात करें, पावरफुल ब्रांड, ट्रस्टेड ब्रांड का जो खिताब दिया गया, जो रखा गया, वो कौन सी कंपनी है? वो है आपकी ITC। तो याद रखिएगा, ITC मोस्ट पावरफुल ब्रांड की कैटेगरी में आई है जो आपकी इस लिस्ट में फॉल आउट कर रही है। तो इस न्यूज के टेक ओवर पॉइंट्स ले लेते हैं। सबसे पहले, ब्रांड फाइनेंस ने आपकी कंट्री के ब्रांड्स को ऑन द बेसिस ऑफ देयर वैल्यू एक लिस्ट दी है, जिसमें पहला रैंक टाटा ग्रुप, सेकंड रैंक एयरटेल, थर्ड रैंक LIC, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, फोर्थ रैंक इंफोसिस और फिफ्थ में आपके स्टेट बैंक ऑफ इंडिया दैट इज SBI। अगली जो चीज है इसमें वो ये, इंडिगो एयरलाइंस सबसे ज्यादा जंप की है 95 to 62। और अगर हम बात करें माइक्रोमैक्स, उसका सबसे बड़ा फॉल आया। और लास्ट में कंक्लूड, ITC को मोस्ट पावरफुल ब्रांड घोषित किया गया बाय ब्रांड फाइनेंस लिस्ट। अगली न्यूज हमारी आ रही है UN से, यूनाइटेड नेशन से। यूनाइटेड नेशन ने हाल ही में अपनी एक रिपोर्ट जारी की है, वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्ट्स। इस रिपोर्ट में UN ने इंडिया की GDP ग्रोथ एस्टिमेट्स को रिवाइज किया। ये रिपोर्ट हाल ही में आई थी जनवरी में, उसको रिसेंटली रिवाइज किया गया। वो रिवीजन क्या है हम जान लेते हैं। 2017 हमारे इस फाइनेंशियल ईयर 2017 के लिए आपकी जो GDP ग्रोथ का प्रोस्पेक्ट है वो रखा गया 7.3%। और अगले साल 2018 के लिए आपकी GDP ग्रोथ के जो एस्टिमेट्स रखे गए हैं वो रखे गए हैं 7.9%। अगर हम इस रिपोर्ट को कंपेयर करें जनवरी में दी गई रिपोर्ट से, तो जनवरी में 2017 के लिए जो
जीडीपी ग्रोथ का एस्टिमेट था वो था 7.7%, जिसमें फॉल आया 7.7 से अब जो रिवीजन में आया वो है 7.3%। लेकिन 2018 के लिए जो पहले रिपोर्ट थी उसमें दिया गया था 7.6%, लेकिन इस रिपोर्ट में उसको रिवाइज करके बढ़ाया गया और वो कितना कर दिया गया, 7.9%। इस रिपोर्ट के रिवीजन में हमने देखा कि आने वाले 2017 में आपके कंट्री की जीडीपी ग्रोथ कम होने वाली है। उसका कारण कहीं ना कहीं आपकी कंट्री में डीमोनेटाइजेशन, जो हाल ही में हमने देखा था लास्ट ईयर में नवंबर में हुआ, उस वजह से, जिसमें मार्केट में कैश फ्लो की वजह से आपकी कंट्री की जो इंडस्ट्रीज थी उनकी प्रोडक्शन पे इफेक्ट आया और जिसका इफेक्ट इस साल की एंड ऑफ द जीडीपी ग्रोथ पे देखा जा रहा है। उस वजह से आपकी यूएन ने जो रिपोर्ट दी है उसमें आपकी जीडीपी ग्रोथ एस्टिमेट 2017 की 7.3% पे रखी गई है। लेकिन आज भी इस रिवीजन के बाद भी इंडिया टॉप मोस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज में से एक है। इंडिया आज भी चाइना से आगे है। इंडिया की कंपैरिजन में अगर हम चाइना की बात करें तो चाइना की जो इकोनॉमिक जो जीडीपी ग्रोथ है वो एस्टिमेटेड है 2017 और 18 की दोनों की सेम है 6.5%। इंडिया के साथ साथ इस रिपोर्ट में वर्ल्ड ग्रॉस प्रोडक्ट के बारे में भी एस्टिमेट दिए गए हैं। वर्ल्ड ग्रॉस प्रोडक्ट बढ़ने वाला है या कितना बढ़ेगा आने वाले 2017 में, वो टारगेट है 2.7%, एस्टिमेट है 2.7%, और 2018 में उसका एस्टिमेट है 2.9%। ये एस्टिमेट्स आपके लास्ट ईयर से बहुत ज्यादा है, जो कि 2016 में जो आपका ग्रोथ देखा गया था वर्ल्ड ग्रॉस प्रोडक्ट में वो सिर्फ 2.3% का था। इस न्यूज के कुछ टेक ओवर पॉइंट्स देख लेते हैं। यूएन की रिपोर्ट वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्ट्स, इंडिया की जीडीपी ग्रोथ के ऊपर एस्टिमेट, जो एस्टिमेट 2017 के लिए 7.3% और 2018 के लिए 7.9%। आज भी इंडिया चाइना से ऊपर। चाइना की ग्रोथ रेट का एस्टिमेट है 6.5% फॉर 2017 एंड 2018। लास्ट में वर्ल्ड ग्रॉस प्रोडक्ट के ग्रोथ का एस्टिमेट 2.7% फॉर 2017 एंड 2.9% फॉर 2018। आगे बढ़ते हैं हम हमारी अगली न्यूज की तरफ। हाल ही में मेरी गवर्नमेंट ने नाल्को में डिसइन्वेस्टमेंट की है। न्यूज को बढ़ाते हैं। नाल्को क्या है? नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट ओन्ड कंपनी है, जिसको CPSE भी कहा जाता है, सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस। इसके पास टाइटल है नवरत्न का। यह कंपनी सेटअप हुई थी 1981 में और इसके चेयरमैन है मिस्टर TK चंद। अगला जो वर्ड मैंने यूज किया, डिसइन्वेस्टमेंट। डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब क्या? जब भी कभी मेरी गवर्नमेंट, अगर मैं गवर्नमेंट कंपनीज के कंटेक्स्ट में बात करूं, जब भी कभी मेरी गवर्नमेंट अपनी कंपनीज में अपने शेयर्स को अपनी पब्लिक को बेचती है, अपनी इन्वेस्टमेंट को कम करती है और उसके बदले में कुछ फंड्स को रेस करती है, उसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? डिसइन्वेस्टमेंट कहते हैं। हाल ही में नाल्को में लगभग 12,000 करोड़ की डिसइन्वेस्टमेंट की गई है। अगर हम उसकी परसेंटेज में वैल्यू देखें तो लगभग 9.2% ऑफ इट्स पेड अप कैपिटल। इस डिसइन्वेस्टमेंट के बाद मेरी गवर्नमेंट का शेयर इस कंपनी में, ऑब्वियसली गवर्नमेंट की कंपनी है तो 51% से ज्यादा होगा, लेकिन कितना बचा? जो फाइनल शेयर है वो लगभग 65.37% रह गया है। तो आज मेरी गवर्नमेंट नाल्को में 65.3% की शेयर होल्डर है। इंडिया में जो गवर्नमेंट कंपनीज की डिसइन्वेस्टमेंट की जाती है उसका सारा जिम्मा इंडिया का एक डिपार्टमेंट, इंडिया की फाइनेंस मिनिस्ट्री का एक डिपार्टमेंट है जिसका नाम है डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट। इस डिपार्टमेंट ने इस फाइनेंशियल ईयर के लिए 2017-18 के लिए जो टारगेट दिया है कि डिसइन्वेस्टमेंट जो होने वाली है इस साल इंडिया की गवर्नमेंट की कंपनीज में, वो लगभग अप्रॉक्सीमेटली 72,500 करोड़ है 2017-18 के लिए। लेकिन अगर हम इसको कंपेयर करें, हमने 2016-17 में कितनी डिसइन्वेस्टमेंट रिकॉर्ड की थी? वो डिसइन्वेस्टमेंट थी 40,247 करोड़ की, 46,247 करोड़ की डिसइन्वेस्टमेंट, जो कि पिछले कुछ डिकेड की हाईएस्ट डिसइन्वेस्टमेंट थी। लेकिन इस बार हम उससे ज्यादा डिसइन्वेस्टमेंट करने का टारगेट ले चुके हैं इन फाइनेंशियल ईयर 2017-18। इस न्यूज के टेक ओवर पॉइंट्स ले लेते हैं। नाल्को नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड, नवरत्न है, CPSE सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस है, सेटअप हुई थी 1981 में। इसका हेडक्वार्टर है ओडिशा, भुवनेश्वर ओडिशा में। इसके चेयरमैन है TK चंद। इस कंपनी में डिसइन्वेस्टमेंट इस साल 12,000 करोड़ का, जिसके बाद मेरी गवर्नमेंट का जो शेयर बचेगा वो बचेगा 65.37%। इंडिया की गवर्नमेंट की कंपनीज की डिसइन्वेस्टमेंट का रिस्पॉन्सिबल या उसका रेगुलेटर, उसको मैनेज करने वाला
डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट, जिसका टारगेट है इस साल का 2017-18 फाइनेंशियल ईयर का डिसइन्वेस्टमेंट करने का लगभग 72,500 करोड़, और लास्ट ईयर जो डिसइन्वेस्टमेंट रिकॉर्ड की गई वो थी 46,247 करोड़। चलिए बढ़ते हैं हम अपने नए सेगमेंट की तरफ, वो है बैंकिंग। इस सेगमेंट की जो सबसे पहली न्यूज है वो है कि आरबीआई ने हाल ही में एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज के ऊपर अपना शिकंजा कस लिया है और अपनी कुछ नॉर्म्स को बदला है। वो नॉर्म्स में क्या बदलाव आया उसको जानने से पहले जान लेते हैं एआरसी क्या है। एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज ऐसे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स हैं जो मेरे बैंक्स, जो मेरे लैंडिंग बैंक्स हैं या फिर लैंडिंग कुछ और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स हैं, उनकी एसेट्स जब स्ट्रेस एसेट हो जाती हैं, उनकी एसेट्स जब रिकवर नहीं हो पाती, उनके बदले में उनको इंस्टॉलमेंट मिलनी बंद हो जाती है, तो उनकी एसेट की रिकवरी का काम जो कंपनीज करती हैं उनको हम कहते हैं एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज। इन कंपनीज को बनाया गया था सारफासी एक्ट के सेक्शन 3 के अंडर। सारफासी माने सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट एंड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट 2002। इस एक्ट के तहत एआरसी बनाई गई, जो कि एक बहुत ही वाइटल रोल प्ले करती है एट द टाइम ऑफ रिकवरी ऑफ स्ट्रेस्ड एसेट्स। तो अगर हम बात करें इस न्यूज में आरबीआई ने क्या चेंजेस लाए हैं उसके ऊपर अगर हम बात करते हैं, तो एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज पे जो मिनिमम उनकी अपनी नेट ओन्ड फंड्स जो होंगे, उनके कम से कम अपने जो फंड्स होंगे, नेट ओन्ड फंड्स होंगे, उसकी वैल्यू 100 करोड़ कर दी है। और वो 100 करोड़ उनको मेंटेन करने हैं या वो 100 करोड़ के फंड्स उनके पास अवेलेबल होने चाहिए कम से कम कब तक? 31 मार्च 2019 तक। ये न्यूज इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि लास्ट ईयर 2016 में आपके जो नेट ओन फंड्स थे उसको आरबीआई ने किया था 2 करोड़, लेकिन इस साल उसको सीधा 2 करोड़ से बढ़ाकर 100 करोड़ कर दिया। लेकिन ये जो 100 करोड़ के फंड्स है इन्हें आज मेंटेन नहीं करने, इन्हें मेंटेन करने 31 मार्च 2019 तक। इस न्यूज के टेक ओवर पॉइंट्स, सबसे पहले एआरसी एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी बनाई गई है सारफासी एक्ट 2002 के सेक्शन 3 के अंडर। इन कंपनीज का काम है सिर्फ और सिर्फ आपके बैंक्स की जो एसेट, स्ट्रेस एसेट है, उसको जल्दी से जल्दी रिकवर करना, उसको रिकंस्ट्रक्ट करके बैंक का पैसा उन तक पहुंचाना। हाल ही में जो न्यूज है उसमें बात करें तो आरबीआई ने इन कंपनीज की जो मिनिमम नेट ओन्ड फंड्स हैं उनको बढ़ा दिए, 100 करोड़ पे ले जाया गया। वो कब तक मेंटेन करने? 31 मार्च 2019 तक, जो कि लास्ट ईयर 2016 में कितने रखे गए थे? नेट ओन्ड फंड्स लास्ट ईयर में रखे गए थे मिनिमम 2 करोड़। साइंस इन टेक की अगर हम बात करें तो साइंस इन टेक में इस बार हमारे पास जो इंपॉर्टेंट न्यूज निकल के आ रही है वो निकल के आती है एक वेब पोर्टल से। ये वेब पोर्टल अगर हम देखें, इस वेब पोर्टल का नाम क्या है? तो इस वेब पोर्टल का नाम है ई सनद। नाम से ही समझ में आ रहा है, सनद यानी कुछ ना कुछ एजुकेशनल डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड है। यस, सही सोच रहे हैं हम, एजुकेशनल डॉक्यूमेंटेशन से ही रिलेटेड ये पर्टिकुलरली ई पोर्टल है। इस ई पोर्टल को स्टार्ट किया है किसने? इस ई पोर्टल को स्टार्ट किया है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स और इसके साथ साथ एचआरडी मिनिस्ट्री ने। ई सनद का फायदा क्या होगा? तो ई सनद एक ऑनलाइन वेरिफिकेशन पोर्टल है जिसके थ्रू जितने भी एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स हैं उनको वेरीफाई कराया जा सकता है। ये किसके लिए मददगार होगा? ये मददगार होगा उन लोगों के लिए, ऐसे स्टूडेंट्स के लिए जो कि बाहर यानी विदेश में जाके पढ़ाई करना चाहते हैं, यानी जो स्टडी करना चाहते हैं अब्रॉड, ऐसे स्टूडेंट्स अब ई सनद से अपने डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करा सकते हैं। फिलहाल इसे वेरीफाई कराने के लिए किसके साथ कोरिलेट करा गया, यानी अगर हम बात करें तो किसी एक एजुकेशनल बॉडी के साथ भी कहीं ना कहीं मिलकर काम करना पड़ेगा इन दोनों मिनिस्ट्री को। तो ये एजुकेशनल बॉडी का नाम है सीबीएसई यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। ध्यान रखिएगा, हमें यह भी पता होना चाहिए कि इन तीनों के हेड्स कौन है। तो हमने पहले बात करी है एचआरडी मिनिस्ट्री की जिसके हेड है मिस्टर प्रकाश जावेदकर। सेकेंड अगर हम बात करें तो हमने बात करी है यहाँ मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, आई होप सभी को पता होगा, मिसेस सुषमा स्वराज। और अगर हम थर्ड देखें तो हमने बात करी है सीबीएसई की, तो सीबीएसई के हेड यानी सीबीएसई के बोर्ड के हेड कौन है, चेयरमैन कौन है? मिस्टर आर.के. चतुर्वेदी। अगर हम इस ई पोर्टल की बात करें तो इस ई पोर्टल का नाम है ई सनद, जो कि एक ऑनलाइन डॉक्यूमेंटेशन यानी ऑनलाइन एजुकेशन डॉक्यूमेंटेशन वेरिफिकेशन पोर्टल है। स्टार्ट किसके द्वारा किया गया? तो मिनिस्ट्री ऑफ, अगर हम बात करें तो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स और इसके साथ एचआरडी मिनिस्ट्री।
ने इसको स्टार्ट किया। अगर हम देखें तो कौन सी एजुकेशन बॉडी से अटैच है, दैट इज सीबीएसई। साइंस एंड टेक्नोलॉजी से ही एक और इंपॉर्टेंट न्यूज जो हमारे पास निकल के आई इस वीक, दैट इज रिलेटेड विद द न्यू सर्विस दैट इज सैटेलाइट फोन सर्विस। ध्यान रखिएगा, सैटेलाइट फोन सर्विस वहां काम करती है जहां हमारा नॉर्मल फोन यानी सिग्नल नहीं होते। आज भी कई ऐसी जगह है जहां सिग्नल्स यानी मोबाइल फोन की सिग्नल्स नहीं पहुंच पाते और ऐसे रिमोट एरियाज में भारत की डिफेंस व भारत की कई मेजर ऑर्गेनाइजेशन को काम करना पड़ता है। अब ऐसी जगह कम्युनिकेशन के माध्यम के लिए हमें सैटेलाइट फोन्स की जरूरत पड़ती है और इन्हीं सैटेलाइट फोन सर्विसेज को लेके आया है अभी रिसेंटली बीएसएनएल। ध्यान रखिएगा, बीएसएनएल यानी भारत संचार निगम लिमिटेड। इंडिया अगर हम देखें तो इंडिया में काफी पॉपुलर है और वर्ष 2000 में बनी ये ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर नई दिल्ली है। अब यहां इंपॉर्टेंट बात यह है, हमसे पूछा भी जा सकता है कि सैटेलाइट फोन सर्विस किस माध्यम से ला रहा है, तो ये माध्यम यानी ये जिसके थ्रू ला रहा है दैट इज इमसैट। अगर हम बात करें इमरसैट की फुल फॉर्म अगर हम देखें तो इमरसैट की फुल फॉर्म है इंटरनेशनल मैरीटाइम सैटेलाइट। जी हां, नाम से क्लियर है, इंटरनेशनल मैरीटाइम सैटेलाइट। अगर हम देखें तो पहले इस सैटेलाइट का हम इस्तेमाल किस में किया करते थे, तो रास्ता जानने के लिए हम इस्तेमाल किया करते थे, यानी रूट के लिए इस्तेमाल किया करते थे। लेकिन अभी इस सैटेलाइट के इस्तेमाल से बीएसएनएल लेके आएगा सैटेलाइट फोन सर्विसेज को। फिर से रिपीट करते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट इस न्यूज के। कौन सी कंपनी लेके आ रही है सैटेलाइट फोन सर्विस, दैट इज बीएसएनएल। बीएसएनएल कब बनी, 2000 में। हेडक्वार्टर कहां है, नई दिल्ली में। भारत संचार निगम लिमिटेड के यहां मैं आपको बताना चाहूंगा बीएसएनएल के मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है, तो मिस्टर अनुपम श्रीवास्तव इसके मैनेजिंग डायरेक्टर है। और बीएसएनएल किसके साथ यानी किसके साथ ये सर्विसेज को स्टार्ट कर रहा है, तो इमरसैट के साथ ये सर्विसेज को स्टार्ट कर रहा है। इमरसैट की फुल फॉर्म इंटरनेशनल मैरीटाइम सैटेलाइट। अब आइए बढ़ते हैं हमारे साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेगमेंट की अगली न्यूज की तरफ। अगर अगली न्यूज की मैं बात करूं तो इसरो ने दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा हाइपरसोनिक विंड टनल को इंस्टॉल करके एक हिस्ट्री क्रिएट की है और इस विंड टनल की लोकेशन है केरला स्टेट के तिरुवनंतपुरम शहर के विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर। इसरो ने इस विंड टनल को कमीशन किया 20 मार्च 2017 को। इसरो के चेयरमैन एएस किरण कुमार ने यहां पर दो फैसिलिटीज को कमीशन किया है, 1 मीटर हाइपरसोनिक विंड टनल और 1 मीटर शॉक टनल। अगर इन दोनों टनल्स की बात की जाए तो इन दोनों टनल्स को भारत में ही बनाया गया है और डेवलप किया गया है विद द हेल्प ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज। तो टोटली इंडिजीनियसली मेड विंड टनल्स हैं, इसलिए ये अपने आप में और खास हो जाता है। अब बात करते हैं कि एक्चुअली ये इन विंड टनल का मोटिव क्या होता है, ये विंड टनल्स करते क्या है। तो गौरतलब है कि जब भी कोई स्पेस व्हीकल या सॉलिड स्पेस व्हीकल स्पेस में जाता है तो बहुत ही हाई स्पीड के साथ जाता है और उस हाई स्पीड के साथ उसके थ्रू पास करने वाली जो एयर होती है उसका कुछ ना कुछ उस स्पेस व्हीकल पर प्रभाव पड़ता है या प्रभाव डालती है। तो ये विंड टनल किसी भी स्पेस व्हीकल को स्पेस में जाने के बाद उसके ऊपर हवा के प्रभाव को स्टडी करने में मदद करेगा। हम ये भी जानते हैं कि जो स्पेस ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो हाइपरसोनिक स्पीड के साथ स्पेस में ट्रेवल करते हैं। तो इस विंड टनल की हेल्प से हम एडवांस्ड हाइपरसोनिक ट्रांसपोर्टेशन ऑफ स्पेस व्हीकल्स की स्टडी को या रिसर्च को और अच्छी तरह से करके हम आने वाले दिनों में बहुत ही इफेक्टिव स्पेस व्हीकल्स को डिजाइन कर सकते हैं या डेवलप कर सकते हैं। तो यहां से हमारे एग्जाम के जो टेक ओवर पॉइंट्स निकलते हैं वो क्या हो सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट कि दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा हाइपरसोनिक विंड टनल कमीशन किया इसरो ने 20 मार्च 2017 को। लोकेशन क्या है इसकी, तो केरला स्टेट के तिरुवनंतपुरम शहर में स्थित विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर। सेकेंड पॉइंट जो कि पूछा जा सकता है कि इसरो के चेयरमैन का नाम, तो वो है एएस किरण कुमार। दो फैसिलिटी को इन्होंने कमीशन किया है, 1 मीटर हाइपरसोनिक विंड टनल और 1 मीटर शॉक टनल। ये दोनों के दोनों टनल स्पेस ऑब्जेक्ट्स पे एयर का जो भी इफेक्ट होगा उसको स्टडी करने में इसरो की मदद करेंगे। अब आइए बढ़ते हैं हमारे साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेगमेंट की अगली न्यूज की तरफ। और अगली न्यूज एक तरह की डिस्कवरी है।
एस्ट्रोनॉमर्स ने पृथ्वी की तरीके के 7 प्लैनेट्स को डिस्कवर किया है जो कि एक ही स्टार के चारों ओर ऑर्बिट कर रहे हैं। और ये 7 पृथ्वी की तरह के प्लैनेट्स जो हैं वो यहां से 40 लाइट ईयर की दूरी पर स्थित हैं। इन प्लैनेट्स को एक्सो प्लैनेट्स का नाम दिया गया है। अगर मैं एक्सो प्लैनेट्स की बात करूं तो एक्सो प्लैनेट्स उन प्लैनेट्स को कहा जाता है जो कि हमारे सोलर सिस्टम के बाहर किसी भी स्टार को के चारों ओर रिवॉल्व करते हैं। तो हमारे सोलर सिस्टम के बाहर किसी स्टार को रिवॉल्व करने वाले जो प्लैनेट्स होते हैं उनका नाम एक्सो प्लैनेट्स कहा जाता है, उनको एक्सो प्लैनेट्स कहा जाता है। और पृथ्वी की तरह से 7 एक्सो प्लैनेट्स को डिस्कवर किया गया है हम साइंटिस्ट के द्वारा। जिस स्टार के चारों ओर ये एक्सो प्लैनेट्स रिवॉल्व कर रहे हैं उस स्टार का नाम दिया गया है ट्रैपिस्ट-1। ट्रैपिस्ट-1 की अगर बात की जाए तो ये हमारे सन से 1/10 साइज का है और ये हमारे सन से 1/4 वार्मर है। दैट मीन्स अगर मैं सन से उस ट्रैपिस्ट-1 स्टार की तुलना करूं तो उसका साइज 10 गुना छोटा है और उसकी जो गर्मी है या उसकी वार्मथ की अगर बात की जाए तो वो 1/4 है, दैट इज 1/4 वो गर्म है अगर सन से तुलना की जाए तो। और अगर इन एक्सोप्लैनेट्स की बात की जाए तो इन एक्सोप्लैनेट्स में जो सबसे पास ट्रैपिस्ट-1 के जो सबसे पास प्लैनेट है उसको ट्रैपिस्ट-1 के चारों ओर घूमने में या रिवोल्यूशन कंप्लीट करने में 1.5 दिन का समय लगता है, 1.5 days। और जो ट्रैपिस्ट-1 से सबसे दूर प्लैनेट है एक्सोप्लैनेट उसको ट्रैपिस्ट-1 के चारों ओर रिवॉल्व करने में 20 days का समय लगता है। तो जो मिनिमम डिस्टेंस पे प्लैनेट है उसको 1.5 दिन का समय लगता है और जो मैक्सिमम डिस्टेंस पे प्लैनेट है उसको 20 days का समय लगता है। रिसर्चर्स ने यह भी पता लगाया है कि ये सारे के सारे एक्सोप्लैनेट्स रॉकी प्लैनेट्स हैं और इनका जो नाम दिया गया है वो सन के नाम के अकॉर्डिंग रखा गया है। जिस स्टार के चारों ओर वो घूम रहे हैं उस स्टार का नाम ट्रैपिस्ट-1 है। तो इन 7 प्लैनेट्स का नाम रखा गया है ट्रैपिस्ट-1A, 1B, 1C, 1D, E, F एंड G। और अगर इन 7 एक्सोप्लैनेट्स में जो बेस्ट प्लैनेट जो कि लाइफ को सपोर्ट करेगा उसको देखा जाए तो रिसर्चर्स ने यह दावा किया है कि ट्रैपिस्ट-1F जो कि अपनी सीरीज का 6ठा प्लैनेट होगा वहां पे सबसे अधिक चांसेस वो बेस्ट प्लैनेट माना गया है टू सपोर्ट लाइफ। और ये प्लैनेट पृथ्वी से थोड़ा ठंडा है लेकिन वहां के एटमॉस्फेयर में बिल्कुल करेक्ट इंग्रेडिएंट्स पाए गए हैं बिल्कुल पृथ्वी की तरह जो कि लाइफ को सपोर्ट करेंगे। इस सन जिसकी डिस्कवरी की गई है उसका नाम ट्रैपिस्ट इसलिए रखा गया है क्योंकि इसको ढूंढने के लिए जिस टेलीस्कोप का प्रयोग किया गया उस टेलीस्कोप का नाम ट्रैपिस्ट था। ट्रैपिस्ट जिसका फुल फॉर्म होता है ट्रांजिटिंग प्लैनेट्स एंड प्लैनेटेसिमल्स स्मॉल टेलीस्कोप। अब आइए बात कर लेते हैं एग्जाम में आने वाले टेकअवे पॉइंट्स की। तो जिस सन के अराउंड ये 7 के 7 प्लैनेट रिवॉल्व कर रहे हैं उस सन का नाम रखा गया है ट्रैपिस्ट। ट्रैपिस्ट जिसका फुल फॉर्म है ट्रांजिटिंग प्लैनेट्स एंड प्लैनेटेसिमल्स स्मॉल टेलीस्कोप। 7 प्लैनेट्स को नाम दिया गया है एक्सोप्लैनेट्स। एक्सोप्लैनेट्स क्या होते हैं? जो कि सोलर सिस्टम के बाहर किसी भी स्टार के चारों ओर रिवॉल्व करते हैं। इन प्लैनेट्स का नाम क्या है? ट्रैपिस्ट-1A से लेके 1G तक। जो बेस्ट प्लैनेट है जो कि लाइफ को सपोर्ट करेगा उस प्लैनेट का नाम रखा गया है ट्रैपिस्ट-1F। कमिंग ऑन टू आवर नेक्स्ट सेगमेंट दैट इज स्पोर्ट्स। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2017 इंग्लैंड में 1 जून से शुरू हो रही है और इस टूर्नामेंट के लिए आईसीसी ने 8 क्रिकेटर्स को अपने एम्बेसडर्स के तौर पर नियुक्त किया, जिनमें भारत की ओर से हरभजन सिंह, पाकिस्तान की ओर से शाहिद अफरीदी, बांग्लादेश की ओर से हबीबुल बशर, इंग्लैंड की ओर से इयन बेल, न्यूजीलैंड की ओर से शेन बॉन्ड, श्रीलंका की ओर से कुमार संगकारा, साउथ अफ्रीका की ओर से ग्रीम स्मिथ और ऑस्ट्रेलिया की ओर से माइक हसी। तो ये सारे के सारे क्रिकेटर्स इंपॉर्टेंट नहीं है, बट हाँ आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूं तो इंडिया एंड पाकिस्तान इन 2 कंट्रीज के क्रिकेटर्स जिनको एम्बेसडर्स के तौर पर नियुक्त किया गया वो आ सकता है। तो दीज आर द 2 नेम्स, दैट इज हरभजन सिंह एंड शाहिद अफरीदी। दे आर गोइंग टू बी द एम्बेसडर्स ऑफ आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2017 इवेंट विच इज गोइंग टू बी स्टार्टेड फ्रॉम 1 जून इन इंग्लैंड। आइए बढ़ते हैं अगली न्यूज की तरफ, और अगली न्यूज निकल के आती है स्पोर्ट्स के काफी चर्चित खिलाड़ी की तरफ और उनके ऊपर लिखी गई किताब के ऊपर।
अगर हम बात करें तो इस किताब का नाम क्या है? किताब का नाम है विनिंग लाइक विराट, थिंक एंड सक्सीड लाइक कोहली। नाम से ही क्लियर है, यहां हम बात कर रहे हैं ये किताब जो लिखी गई है विराट कोहली के ऊपर। आई होप सभी को पता है, सचिन तेंदुलकर के बाद क्रिकेट में सबसे तेजी से नाम कमाया है विराट कोहली ने, और उन्हीं के ऊपर ये किताब जो लिखी गई है, ये लिखी है मिस्टर अभिरूप भट्टाचार्य ने। मैं रिपीट करता हूं, यहां से हमारे लिए एग्जाम में टेक ओवर पॉइंट क्या निकल के आता है कि किताब का नाम क्या है, किस पे लिखी गई है और किसने लिखी है। तो किताब का नाम निकल के आता है, किताब का नाम है विनिंग लाइक विराट, थिंक एंड सक्सीड लाइक कोहली। लिखी गई है ये मिस्टर अभिरूप भट्टाचार्य द्वारा, और लिखी किस पे गई है? दैट इज द फेमस क्रिकेट प्लेयर ऑफ इंडिया, दैट इज विराट कोहली। इस सेगमेंट की अगर अगली न्यूज की मैं बात करूं तो वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वंस अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाई? बिकॉज वी आर डीलिंग विद संतोष ट्रॉफी 2017। 2017 का संतोष ट्रॉफी टूर्नामेंट जीता वेस्ट बंगाल ने। संतोष ट्रॉफी गौरतलब है कि ये फुटबॉल का एक प्रेस्टिजियस टूर्नामेंट माना जाता है भारत में। तो इस साल 2017 का संतोष ट्रॉफी टूर्नामेंट जीता है वेस्ट बंगाल ने, और रनर अप टीम रही है गोवा। ये टूर्नामेंट वेस्ट बंगाल ने 32वीं बार जीता है, तो 32nd टाइम इस टूर्नामेंट को लिफ्ट किया वेस्ट बंगाल ने। और जिस टीम को इन्होंने हराया है दैट इज गोवा, उस टीम ने भी इस ट्रॉफी को 6 बार जीता है। ये टूर्नामेंट खेला गया था गोवा में। और अगर मैं बात करूं विनर टीम वेस्ट बंगाल की, तो वेस्ट बंगाल ने ये ट्रॉफी 6 वर्षों के बाद जीता है। लास्ट टाइम वेस्ट बंगाल ने संतोष ट्रॉफी टूर्नामेंट जीता था 2011 में। तो अब बात कर लेते हैं यहां से टेक ओवर पॉइंट्स की एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। फर्स्ट थिंग इज संतोष ट्रॉफी 2017 फुटबॉल टूर्नामेंट है, वन ऑफ द प्रेस्टिजियस फुटबॉल टूर्नामेंट ऑफ द कंट्री। 2017 का ये टूर्नामेंट जीता है वेस्ट बंगाल ने। कितनी बार? तो 32nd टाइम ये हो गया। और रनर अप टीम कौन है? दैट इज गोवा। वेन्यू क्या था इस टूर्नामेंट का? तो वेन्यू वाज गोवा। अब आगे बढ़ते हैं स्पोर्ट्स सेगमेंट की हमारी अगली न्यूज की तरफ। अगली न्यूज निकल के आ रही है फीफा अंडर 17 वर्ल्ड कप 2017 के वेन्यू की। फीफा अंडर 17 वर्ल्ड कप 2017 का फाइनल का वेन्यू जो डिसाइड हो चुका है वो है सॉल्ट लेक स्टेडियम कोलकाता। गौरतलब है कि इस साल 2017 में 6 अक्टूबर से 28 अक्टूबर के बीच में फीफा अंडर 17 वर्ल्ड कप टूर्नामेंट भारत में खेला जाएगा, और 13 सदस्यीय फीफा की टीम ने इसके फाइनल के वेन्यू को अभी हाल में ही डिसाइड किया है, और वो वेन्यू निकल के आया है वो है सॉल्ट लेक स्टेडियम कोलकाता। अगर मैं बात करूं तो इस टूर्नामेंट की इंपॉर्टेंस इस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अधिक मानी जा सकती है कि ये फीफा के द्वारा भारत में फुटबॉल को लोकप्रिय कराने की दिशा में उठाया गया एक महत्वपूर्ण कदम माना जा सकता है। गौरतलब है कि फीफा ने रेगुलर बेसिस पे एशियन कंट्रीज में फुटबॉल को और भी अधिक लोकप्रिय कराने की दिशा में कदम उठाए हैं, और उसी चैनल में इंडिया में 2017 फीफा अंडर 17 वर्ल्ड कप का आयोजन कराना एक अच्छा कदम माना जा सकता है। और साथ ही साथ ये फाइनल का डिसीजन इंडिया में कराने में भारत में इस गेम को और भी अधिक लोकप्रिय कराने में मदद मिलेगी। अब आइए बात कर लेते हैं इस न्यूज से हमारे टेक ओवर पॉइंट्स की। तो फीफा अंडर 17 2017 वर्ल्ड कप टूर्नामेंट का आयोजन कहां किया जा रहा है वो क्वेश्चन के तौर पे पूछा जा सकता है। तो इसका वेन्यू इज इंडिया, पूरा का पूरा टूर्नामेंट इंडिया में खेला जाएगा। सेकंड क्वेश्चन जो कि निकल के आ सकता है वो ये है कि फाइनल ऑफ दिस इवेंट विल बी प्लेड इन विच लोकेशन। तो उस लोकेशन का आंसर आप दे सकते हैं कोलकाता सॉल्ट लेक स्टेडियम। स्पोर्ट्स से एक और इंपॉर्टेंट न्यूज अगर हम देखें तो ये न्यूज निकल के आती है इंडिया के ऑफ स्पिनर मिस्टर रविचंद्रन अश्विन से। रविचंद्रन अश्विन की अगर हम बात करें तो रविचंद्रन अश्विन को इस बार अवार्ड दिया गया है एक इंटरनेशनल क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड। कहां दिया गया यह अवार्ड? यह अवार्ड दिया गया है सियाट क्रिकेट रेटिंग इंटरनेशनल अवार्ड 2017 में। अगर हम बात करें तो हमें पता होना चाहिए आईसीसी क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2016 भी अवार्ड रविचंद्रन अश्विन ने ही जीता था, और इसके साथ साथ आईसीसी टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2016 अवार्ड भी रविचंद्रन ने ही जीता, रविचंद्रन अश्विन जी ने ही जीता। तो मैं आपको बता दूं, फिर से रिपीट कर रहा हूं,
ICC Cricketer of the Year 2016 and ICC Test Cricketer of the Year 2016 was won by रविचंद्रन अश्विन। और अब यानी अगर हम 2017 की बात करें तो 2017 का भी इंटरनेशनल क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2017 अवार्ड दिया गया रविचंद्रन अश्विन, जो इंडिया के ऑफ स्पिनर है। यह अवार्ड कहां दिया गया ये भी नोट कर लीजिएगा। यह अवार्ड दिया गया सियाट क्रिकेट रेटिंग, जिसे हम CRR बोलते हैं, इंटरनेशनल अवार्ड 2017 में। अब आइए बढ़ते हैं हमारे अपने नेक्स्ट सेगमेंट की ओर, दैट इज अवार्ड्स एंड ऑनर्स। इस सेगमेंट में हमारी जो फर्स्ट न्यूज निकल के आ रही है वो एक तरह का हमारी कंट्री के लिए एक ऑनरेबल मोमेंट है। किस सेंस में? तो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स दैट इज BSF इज गेटिंग द फर्स्ट वुमेन फील्ड ऑफिसर। पहली वुमेन फील्ड ऑफिसर मिली है BSF को, और ऐसा हुआ 25 मार्च 2017 को BSF के ट्रेनिंग एकेडमी दैट इज टीकनपुर, मध्य प्रदेश के टीकनपुर में जो BSF की ट्रेनिंग एकेडमी है, वहां से पासिंग आउट परेड में BSF को अपनी पहली वुमेन फील्ड ऑफिसर मिली और उनका नाम है तनुश्री पारीक। तो तनुश्री पारीक बन गई है BSF की पहली वुमेन फील्ड ऑफिसर। अब बात आती है कि BSF एकेडमी है कहां? तो BSF एकेडमी लोकेटेड है मध्य प्रदेश के ग्वालियर डिस्ट्रिक्ट के टीकनपुर एरिया में। और अगर मैं बात करूं तनुश्री पारीक की, तो तनुश्री पारीक ने लास्ट ईयर एक 52 वीक का ट्रेनिंग प्रोग्राम कंप्लीट किया और असिस्टेंट कमांडेंट का ट्रेनिंग प्रोग्राम था ये, और 1 साल का ट्रेनिंग प्रोग्राम कंप्लीट करने के बाद वो भारत की पहली वुमेन फील्ड ऑफिसर मिल गई। और ये जो हमारा पैरा मिलिट्री फोर्स है वो कौन सा है? वो BSF। तो यहां से अगर मैं एग्जाम के टेक ओवर पॉइंट्स की बात करूं तो पहली वुमेन फील्ड ऑफिसर ऑफ BSF इज तनुश्री पारीक। असिस्टेंट कमांडेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम को कंप्लीट करने के बाद वो ऐसा करने वाली महिला बनी, और BSF एकेडमी है टीकनपुर, ग्वालियर डिस्ट्रिक्ट, मध्य प्रदेश। अवार्ड्स एंड ऑनर्स की अगर हम बात करें तो अवार्ड्स एंड ऑनर्स में जो अवार्ड हम उठाएंगे इस वीक का काफी प्रचलित अवार्ड दैट इज पोर्टर प्राइज। नो डाउट अगर हम बात करें पोर्टर प्राइज की तो हर साल पोर्टर प्राइज दिया जाता है, जो कि इंस्टीट्यूट की कॉम्पिटिटिवनेस को दिखाता है। माइकल ई पोर्टर के नाम पे ये पोर्टर प्राइज हर साल दिया जाता है। अब सवाल ये निकल के आता है इस बार का पोर्टर अवार्ड 2017 का किसको दिया गया? तो 2 इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि मार्केट में अपनी कॉम्पिटिटिवनेस को बनाए हुए हैं। ये 2 इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन कौन कौन सी है? तो पहली का नाम है EDII, जिसको हम बोलते हैं एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। मैं रिपीट कर रहा हूं, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। आई होप सभी को पता होगा एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया भारत की कई एपेक्स फाइनेंशियल बॉडीज के द्वारा स्पॉन्सर किया जाता है, जैसे कि ICICI बैंक, इसके साथ साथ IDBI बैंक एंड SBI बैंक। वहीं अगर हम बात करें तो सेकेंड ऑर्गेनाइजेशन जिसको पोर्टल अवार्ड दिया गया दैट इज ITC। आई होप ITC के बारे में आप सभी को पता होगा। आइए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट सेगमेंट दैट इज अपॉइंटमेंट्स। इस सेगमेंट की फर्स्ट न्यूज निकल के आ रही है वो है एम्स के डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट। रणदीप गुलेरिया को अपॉइंट किया गया है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज दैट इज एम्स के नए डायरेक्टर के तौर पर। रणदीप गुलेरिया एक रिनाउंड पल्मोनोलॉजिस्ट हैं। अगर मैं बात करूं पल्मोनोलॉजिस्ट की, तो पल्मोनोलॉजिस्ट लंग से रिलेटेड जितने भी डिजीज हैं, इंफॉर्मेशन है, उनके स्पेशलाइज्ड नॉलेज वाले डॉक्टर्स को पल्मोनोलॉजिस्ट का नाम दिया जाता है। इस अपॉइंटमेंट को डिसाइड किया गया ACC के द्वारा, अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ कैबिनेट, जिसको हेड कर रहे थे हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और रणदीप गुलेरिया को अगले आने वाले 5 साल के लिए एम्स के डायरेक्टर के तौर पर अपॉइंट किया गया है। और रणदीप गुलेरिया ने MC मिश्रा, जो कि प्रीवियस डायरेक्टर थे एम्स के, उनको रिप्लेस किया है। तो आइए अब मैं बात कर लेता हूं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से टेक ओवर पॉइंट्स की। फर्स्ट पॉइंट इज न्यू डायरेक्टर ऑफ एम्स ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज इज रणदीप गुलेरिया। आने वाले अगले 5 साल के लिए वो डायरेक्टर के तौर पर नियुक्त किए गए हैं। किसने इनको रिक्रूट किया है, अपॉइंट किया है? दैट इज अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ कैबिनेट हेडेड बाय आवर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। और रणदीप गुलेरिया एक रेनाउंड पल्मोनोलॉजिस्ट हैं। पल्मोनोलॉजिस्ट लंग डिजीज और इंफॉर्मेशन के स्पेशलिस्ट पर्सन को या डॉक्टर को कहा जाता है।
अपॉइंटमेंट्स की अगर हम बात करें तो अपॉइंटमेंट्स में सबसे इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स हमारे पास जो निकल के आता है दैट इज रिलेटेड विद द न्यू चेयरमैन ऑफ इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया। ध्यान रखिएगा, इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया। यहां मैं बताना चाहूंगा पहले इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। ऑर्गेनाइजेशन को अगर हम देखें तो ऑर्गेनाइजेशन ये कब बनी थी? 2004 जनवरी में ये ऑर्गेनाइजेशन बनी थी। वैल्यू एडेड सर्विसेज से रिलेटेड, इंटरनेट पे वैल्यू एडेड सर्विस से रिलेटेड ये पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन है। और इस ऑर्गेनाइजेशन में अगर हम देखें तो ये ऑर्गेनाइजेशन पर्टिकुलरली अगर हम देखें तो सोसाइटी एक्ट 1896 के अंदर रजिस्टर्ड है। अब बात करते हैं कि इसके नए चेयरमैन कौन बने। तो इसके नए चेयरमैन जो बने हैं वो गूगल के वाइस प्रेसिडेंट है फॉर साउथ ईस्ट एशिया एंड इंडिया। ध्यान रखिएगा, साउथ ईस्ट एशिया और इंडिया के गूगल के वाइस प्रेसिडेंट कौन है? तो इनका नाम है मिस्टर राजन आनंदन। राजन आनंदन ही बने हैं किसके? इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के चेयरमैन। अब ध्यान रखिएगा, ये इकलौता अपॉइंटमेंट नहीं है। अगर हम बात करें IAMAI की तो इसके वाइस चेयरमैन भी चेंज हुए हैं। वाइस चेयरमैन की अगर हम बात करें तो वाइस चेयरमैन कौन बन रहे हैं? तो वाइस चेयरमैन के रूप में नियुक्त हुए हैं मिस्टर दीप कालरा। अब सवाल ये निकल के आता है दीप कालरा कौन है? तो आप सभी को पता होना चाहिए, दीप कालरा मेक माई ट्रिप के चेयरमैन है। इन्होंने किसको रिप्लेस किया? तो इन्होंने रिप्लेस किया सावन, जो एक म्यूजिक की ऐप है, उसके को-फाउंडर। अगर हम बात करें उसके को-फाउंडर कौन है तो उसके को-फाउंडर का नाम है मिस्टर विनोद भट्ट। मिस्टर विनोद भट्ट। हालांकि अगर हम बात करें तो इसके प्रेसिडेंट में कोई बदलाव नहीं है। पहले भी इसके प्रेसिडेंट थे मिस्टर सुब्बोरॉय और अभी भी इसके प्रेसिडेंट है मिस्टर सुब्बोरॉय। हालांकि अगर हम देखें तो ये नई कमेटी 2 साल तक के लिए वैलिड रहती है, यानी ये सब मेंबर रहेंगे या हेड पोजीशन संभालेंगे 2 साल तक के लिए। सवाल ये निकल आता है इसको छोड़ के क्या हुआ, कोई भी चेंज हुआ? तो यस, अगर हम देखें तो न्यू ट्रेजरर भी नियुक्त हुए और न्यू ट्रेजरर का जो नाम है दैट इज मिस्टर उमंग बेदी। हम यहां बात कर रहे हैं IAMAI की। IAMAI की फुल फॉर्म है इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया। यह ऑर्गेनाइजेशन सोसाइटी एक्ट 1986 के अंदर रजिस्टर्ड है और जनवरी 2004 से कार्यरत है। ये वैल्यू एडेड सर्विसेज ऑन इंटरनेट पे डील करती है ऑर्गेनाइजेशन है। और अभी रिसेंटली इसके नए चेयरमैन जो नियुक्त किया गया है वो गूगल के साउथ एशिया और इंडिया के हेड है, जिनका नाम है मिस्टर राजन आनंदन। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, गूगल के साउथ एशिया व इंडिया के हेड मिस्टर राजन आनंदन ही अब बन चुके हैं IAMAI के हेड। ध्यान रखिएगा, दूसरा चेंज है इसके वाइस चेयरमैन। तो सेकेंड अगर हम चेंज वाइस चेयरमैन देखें तो वाइस चेयरमैन कौन बने हैं? तो वाइस चेयरमैन नए बने हैं मिस्टर दीप कालरा, जो कि मेक माई ट्रिप के हेड थे। इन्होंने रिप्लेस किसको करा? इन्होंने रिप्लेस करा सावन, जो एक म्यूजिक की ऐप है, उसके को-फाउंडर और प्रेसिडेंट को, जिनका नाम है मिस्टर विनोद भट्ट। अब सवाल ये निकल के आता है इसके ट्रेजर चेंज हुए, इसके ट्रेजर भी चेंज हुए, जिनका नाम है मिस्टर उमंग बेदी। और अगर हम बात करें तो इसके प्रेसिडेंट सेम है, पहले भी सुब्बोरॉय थे, इस बार भी सुब्बोरॉय है। ये पूरी कमेटी अगर या इस पूरे काउंसिल की बात करें तो इस पूरे काउंसिल का टेन्योर रहता है 2 इयर्स। इस सेक्शन की जो अगली न्यूज निकल के आ रही है वो है मेरठ की डीएम बी चंद्रकला को 2 बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट जिम्मेदारियां, रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी गई हैं। उन्हें स्वच्छ भारत मिशन का डायरेक्टर के तौर पर अपॉइंट किया गया और साथ ही साथ उन्हें मिनिस्ट्री ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन के डिप्यूटी सेक्रेटरी के तौर पर भी नियुक्त किया गया है। तो 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज। द फर्स्ट वन इज स्वच्छ भारत मिशन का डायरेक्टर के तौर पर रिक्रूट अपॉइंटमेंट एंड द सेकंड वन इज मिनिस्ट्री ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन के डिप्यूटी सेक्रेटरी के तौर पर नियुक्त किया गया है मेरठ की डीएम बी चंद्रकला को। अगर मैं बी चंद्रकला की बात करूं तो बी चंद्रकला करप्ट प्रैक्टिसेस के अगेंस्ट बहुत ही टफ और स्ट्रिक्ट स्टैंड लेने के लिए फेमस है और उन्होंने उत्तर प्रदेश राज्य में बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स को अपने टेन्योर में सर्व किया है और वो अपने काम के लिए बहुत ही ज्यादा प्रेज भी की जाती है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या टेबल पॉइंट्स है कि स्वच्छ भारत मिशन की डायरेक्टर और मिनिस्ट्री ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन की डेप्यूटी सेक्रेटरी दे आर द सेम पर्सन, दैट इज बी चंद्रकला। कौन है वो? मेरठ की डीएम है। बढ़ते हैं इस वीक के अगले अपॉइंटमेंट की तरफ और अगला अपॉइंटमेंट अगर हम देखें तो हम लेते हैं चीफ फाइनेंस ऑफिसर ऑफ टाटा।
देखिए अब यहां इंपॉर्टेंट खास क्या निकल के आ रहा है, अभी रिसेंटली टाटा सन्स ने चीफ फाइनेंस ऑफिसर को चेंज किया है और ये चीफ फाइनेंस ऑफिसर जो नए नियुक्त हुए हैं इनका नाम है मिस्टर सौरभ अग्रवाल। ध्यान रखिएगा, मिस्टर सौरभ अग्रवाल पहले आदित्य बिरला ग्रुप के मेंबर थे, यानी आदित्य बिरला ग्रुप के लिए काम किया करते थे। अब वो बन चुके हैं चीफ फाइनेंस ऑफिसर ऑफ टाटा ग्रुप। ध्यान रखिएगा, इनकी बात अगर हम देखें तो 1 जुलाई से ये ज्वाइन करने वाले हैं, 1 जुलाई यानी 2017 से ये ज्वाइन कर लेंगे टाटा ग्रुप को, और इनके पास काफी अच्छा एक्सपोजर है बैंकिंग व कैपिटल मार्केट का भी, यानी एक इन्वेस्टर बैंकर के रूप में भी काम कर चुके हैं। तो अच्छा खासा एक्सपोजर होने की वजह से हो सकता है आने वाले दिनों में टाटा कंपनी को इसका बहुत फायदा मिले। कमिंग ऑन टू द सेक्शन ऑफ ऑब्जेक्टरीज, इस बार ऑब्जेक्टरीज में अगर हम देखें तो हमारे पास एक ही नाम निकल के आता है और वो नाम है फेमस एक्टर रॉजर मोरे का। आई होप सभी को पता होगा, रॉजर मोरे जो कि जेम्स बॉन्ड का रोल 7 से अधिक मूवीज में निभा चुके हैं, जिनमें से बहुत ही काफी सुर्खियों में रही है मूवी जिनका नाम है लाइव एंड लेट डाई, या इसके साथ साथ अ व्यू टू अ किल। नॉट ओनली दिस, मैं आपको बताना चाहूंगा रॉजर यानी सर रॉजर मोरे की अगर हम बात करें तो वर्ष 1991 में वह ग्लोबल गुडविल एम्बेसडर भी रह चुके हैं यूनिसेफ के। नॉट ओनली दिस, अगर हम देखें तो उनका कंट्रीब्यूशन काफी मूवीज में भी रहा है और उनकी डेथ अभी रिसेंटली 89 इयर्स की एज में हो गई। हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या निकल के आता है, मैं फिर से रिपीट करूंगा, नाम है सर रॉजर मोरे, जिन्होंने फेमस किरदार निभाया है जेम्स बॉन्ड का 7 से अधिक मूवीज में। रिसेंटली अगर हम देखें तो उनकी डेथ हुई है, वो 1991 में यूनिसेफ के ग्लोबल गुडविल एम्बेसडर भी रह चुके हैं। दिस ब्रिंग्स टू द एंड ऑफ द एपिसोड। इसी वादे के साथ कि हम बहुत जल्द आपको दोबारा मिलने वाले हैं और एक नए और रिफाइंड कंटेंट के साथ, सेगमेंट वाइज हम उस कंटेंट को आपके सामने रखेंगे बहुत ही अच्छे तरीके से, आपके बैंक और आने वाले एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से जो आपके लिए बेनिफिशियल हो। तो मिलेंगे आपको बहुत जल्द आने वाले अगले एपिसोड में केडी न्यूज। और यहाँ पे मैं ये भी उम्मीद करता हूँ कि जैसा हमने पहले आपसे अपील की थी कि जब भी आप यहाँ के न्यूज को फॉलो करें, साथ ही साथ इनके टेक ओवर पॉइंट्स को अपने कॉपी में नोट डाउन करते चले। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपने ऐसा किया होगा। और साथ ही साथ मैं ये अपील करता हूं कि इन एपिसोड्स को अधिक से अधिक लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इन एपिसोड्स को अधिक से अधिक आगे लोगों तक शेयर करें, जिससे कि ये हमें भी मोटिवेट करेगा कि आपके लिए हम और भी अधिक अच्छे एपिसोड्स लेके आए। तो एक तरह का बूस्टअप होगा हमारे लिए। तो होपिंग फॉर द बेस्ट, होपिंग दैट यू गाइज आर गोइंग टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। एंड मिलते हैं फिर अपने अगले एपिसोड के साथ, जिसमें हम अपने और भी अच्छी इंफॉर्मेशन और भी अधिक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को रिफाइंड वे में आपके सामने रखेंगे। टिल देन, ऑल द बेस्ट, गुड बाय, टेक केयर।